हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमाइंस के सारे ही कॉन्सेप्ट्स और सारे ही रिएक्शंस। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डिस्कस आर द टाइप्स ऑफ अमाइंस। अगर अमोनिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये होता है NH3 और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रहेंगे एज अ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे विद द R ग्रुप तो प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर मिलेगा। सो ये स्ट्रक्चर होगा RNH2। N के ऊपर लोन पेयर अभी भी रहेगा। अगर दो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा RNH R डैश एंड नाइट्रोजन पे लोन पेयर। ये रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ अ सेकेंडरी अमाइन। एंड टर्शियरी अमाइन मतलब तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करेंगे सो RN R डैश ये स्ट्रक्चर हो जाएगा टर्शियरी अमाइन का। सो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन का डेफिनेशन फॉर अमाइंस is different than what you had seen for the earlier organic compounds. For example, अगर मैं कहूं CH3C CH3CH3OH तो ये एक अल्कोहल है और अल्कोहल में OH ग्रुप कनेक्ट होता है टू अ टर्शियरी कार्बन। अगर ये टर्शियरी कार्बन को कनेक्ट होता है तो ये टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा। बट OH के जगह अगर NH2 आया, although NH2 is connected to a tertiary carbon, but ये टर्शियरी अमाइन नहीं, ये अभी भी प्राइमरी अमाइन ही होगा। बिकॉज प्राइमरी अमाइन में लाइक आई सेड अगर NH3 का H रिप्लेस करोगे तो RNH2 आएगा एंड अगर एक H रिप्लेस किया तो इट इज अ प्राइमरी अमाइन। एंड यहाँ पे तुमने अमोनिया का NH3 का सिर्फ एक H रिप्लेस किया है विथ एन अल्काइल ग्रुप। इन दैट केस ये तुम्हारा प्राइमरी अमाइन ही रहेगा एंड इट्स नॉट अ टर्शियरी अमाइन। लाइक आई सेड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस का जो डेफिनेशन है वो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपेयर में थोड़ा अलग है। एंड दैट डेफिनेशन लाइक वी डिस्कस्ड, वो डेफिनेशन यही है कि अमोनिया का अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे विद द अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप तो ये प्राइमरी अमाइन। अगर दो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तो सेकेंडरी अमाइन और तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया तो ये आएगा टर्शियरी अमाइन। सो ये तुम्हारा डेफिनेशन था ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। बढ़ते आगे विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। ये वाला अमाइन अगर देखोगे तो कॉमन नेम आएगा इथाइल अमाइन, क्लियरली बिकॉज देयर आर टू कार्बन एटम्स एंड इट इज एन अमाइन। सो इथाइल अमाइन ये कॉमन नेम आएगा। एंड आयुपैक नेम इज इथेन। आयुपैक नेम्स में हमेशा अल्केन का ई हटा देंगे सो इथेन अमाइन। फिलहाल 1 या 2 बोलने की जरूरत नहीं है बिकॉज जहां पर भी NH2 आएगा वो तुम्हारा फर्स्ट कार्बन। सो ओनली फॉर इथेन you need not mention ethane 1 amine or ethane 2 amine. It's by default ethane amine only. Take the next example. यहाँ पे तुम्हें बताना पड़ेगा कौन सा अमाइन। So this is 1 2 3. So it is propan 1 amine. IUPAC नेम आएगा propan 1 amine and common name is simply propylamine. And in fact you need to write N-propylamine. आई एम श्योर यू ऑल नो बट एक बार फिर भी रिपीट कर देता हूं। एन मतलब कभी भी कोई स्ट्रेट चेन कंपाउंड रहेगा तो इसे हम नॉर्मल कंपाउंड कहते हैं एंड एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। तो ये तुम्हारा नॉर्मल मतलब एन। सो एन प्रोपाइलमाइन, एन प्रोपाइलमाइन बिकम्स द कॉमन नेम एंड प्रोपेन 1 अमाइन दैट बिकम्स द आयुपैक नेम। टेक द नेक्स्ट कंपाउंड। ये तुम्हारा जो ग्रुप है इट इज द आइसो ग्रुप एंड देयर आर 3 कार्बन एटम्स। सो इसका नाम आएगा आइसो, 3 कार्बन एटम्स इसलिए प्रोपाइल, सो आइसोप्रोपाइल अमाइन। एंड आयुपैक नेम के लिए द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स इज दिस ओनली। सो ये आएगा 1 2 3 एंड सेकेंड पर अमाइन आ गया तो आयुपैक नेम रहेगा प्रोपेन। इस केस में सेकेंड कार्बन पे अमाइन आ गया सो प्रोपेन 2 अमाइन। टेक द नेक्स्ट वन CH3NH C2H5। अब यहाँ पे कॉमन नेम तो सीधा सीधा आएगा, इट इज इथाइल मिथाइल अमाइन। जो भी तुम्हारे दो अल्काइल ग्रुप्स रहेंगे उन्हें लिखना होगा इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो द कॉमन नेम इज इथाइल स्पेस मिथाइल स्पेस अमाइन। कॉमन नेम्स में अगर स्पेस आया तो चलेगा। आयुपैक नेम्स आर रिटन एज अ सिंगल वर्ड। अब आयुपैक नेमिंग ऐसा रहता है, देखो इन दोनों में से लंबा चेन किसका बनेगा। सो लंबा चेन बनेगा C2H5 का। सो वी एक्चुअली कॉल इट, ये बेस कंपाउंड जो रहेगा बेस कंपाउंड रहेगा इथेन अमाइन। इथेन अमाइन में नाइट्रोजन के ऊपर एक मिथाइल का सब्सटीट्यूशन आएगा। सो पुटिंग टुगेदर ऑल ऑफ दिस वी से द कंपाउंड इज N मिथाइल, N डैश मिथाइल मतलब नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल का सब्सटीट्यूशन एंड द ओरिजिनल कंपाउंड इज इथेन अमाइन।
कोई स्पेस नहीं आएगा। एंड यस, दिस बिकम्स द आईयूपैक नेम फॉर द गिवन कंपाउंड। वंस अगेन तुम्हारा जो भी लंबा चेन रहेगा वो तुम्हारा मेन अमाइन होगा, एंड जो भी छोटे चेन्स होंगे दे विल बी टेकन एज सब्स्टिट्यूशंस ऑन नाइट्रोजन, एंड सब्स्टिट्यूशंस को लिखा जाएगा इस तरीके से। सो दैट्स द आईयूपैक नेम एंड दैट बिकम्स योर कॉमन नेम। टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप्स आ गए। सो कॉमन नेम इज ट्राइमिथाइल अमाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन। एंड आईयूपैक नेम के लिए यू टेक एनी वन ऑफ द चेन्स एज द बेस कंपाउंड बिकॉज हर चेन का लेंथ इक्वल है। सो बेस कंपाउंड वी विल कॉल इट मीथेन अमाइन। और नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल, मिथाइल के 2 सब्स्टिट्यूशंस आ गए। सो द आईयूपैक नेम विल बी N, डाइमिथाइल, एंड द बेस कंपाउंड मीथेन अमाइन। ये तुम्हारा सिंगल वर्ड हो जाएगा, आईयूपैक नेम्स में स्पेस नहीं आएगा। सो एल और एम के बीच में कोई स्पेस नहीं है। दिस इज द नेक्स्ट कंपाउंड। यहां पर अगर देखोगे तो फर्स्ट कार्बन ये रहेगा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो ये तुम्हारा ब्यूटेन अमाइन इज ब्यूटेन 1 अमाइन इज द बेस प्रोडक्ट, इज द बेस अमाइन। और एन के ऊपर इथाइल, इथाइल के 2 सब्स्टिट्यूशंस आ गए। सो आईयूपैक नेम रहेगा N, डाई इथाइल ब्यूटेन अमाइन, नो स्पेस, डाई इथाइल, एल और बी के बीच में स्पेस नहीं आएगा, ब्यूटेन एंड 1 अमाइन हमें मेंशन करना कंपलसरी है। सो एन डाई इथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन, इसका आईयूपैक नेम आ गया। एंड फॉर कॉमन नेम यू हैव टू कंसिडर इथाइल, इथाइल, सो डाई इथाइल एंड एन ब्यूटाइल, सो इट इज एन ब्यूटाइल। जब भी कॉमन नेम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली जाना होगा, और अल्फाबेटिकली जब देखेंगे तो एन नहीं देखना है, बी देखना है। बी और ई में बी पहले आएगा, तो ब्यूटाइल का नाम हमने पहले लिखा। सो इट इज एन ब्यूटाइल एज वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स। द 2 अदर अल्काइल ग्रुप्स आर इथाइल एंड इथाइल। सो एन ब्यूटाइल डाई इथाइल अमाइन। वंस अगेन एन ब्यूटाइल और डाई इथाइल में जो अल्फाबेट्स कंसिडर करेंगे दे आर बी एंड ई। डाई इथाइल में भी डी कंसिडर नहीं करना है, जो मेन एल्केन रहेगा उसका अल्फाबेट कंसिडर करना है। एंड फाइनली द नेम विल बी रिटन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो या, एन ब्यूटाइल डाई इथाइल अमाइन, इसका कॉमन नेम आ गया। एंड आईयूपैक नेम लाइक आई सेड, ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन रहेगा। द लॉन्गेस्ट चेन इज ब्यूटेन 1 अमाइन, एंड ब्यूटेन 1 अमाइन में एन के ऊपर 2 इथाइल के सब्स्टिट्यूशन आ गए। सो दैट बिकम्स योर आईयूपैक नेम। बढ़ते हैं आगे। द नेक्स्ट कंपाउंड, अभी ये जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा ग्रुप इज कॉल्ड द अलाइल ग्रुप। अलाइल ग्रुप हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इन द अर्लियर चैप्टर्स। सो ये जो फाइनल कंपाउंड है इसका कॉमन नेम आ जाएगा अलाइल अमाइन। एंड आईयूपैक नेम के लिए यहां से नंबरिंग शुरू हो जाएगा। सो इट इज 1, 2, 3 कार्बन एटम्स। एंड फर्स्ट कार्बन पर तुम्हारा अमाइन आएगा, सेकेंड एंड थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। सो दिस इज प्रोप 2 इन, बिकॉज 2, 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। सो प्रोप 2 इन 1 अमाइन। So yeah, the common name allyl amine, and IUPAC name prop 2 in 1 amine. Take the next one. Now here you have CH2 groups, 6 of them in the middle, and terminal positions पे NH2 के 2 groups आ गए. Common name is hexamethylene. Hexamethylene because 6 groups of CH2 and 2 amine groups. So hexamethylene diamine. हेक्सामेथिलीन डायमाइन इज द कॉमन नेम। एंड आईयूपैक नेम के लिए सबसे पहले तुम्हारा बेस कंपाउंड एक अल्केन आएगा, 6 कार्बन एटम्स का अल्केन, दैट विल बी हेक्सेन। सो आईयूपैक नेम आएगा हेक्सेन। जब भी एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट रहेगा तो अल्केन का ई हटाते नहीं है, उसे रिटेन करते हैं। सो ये आएगा हेक्सेन। फिर आएगा 1,6 बिकॉज NH2 ग्रुप तुम्हारा टर्मिनल पोजिशन पे है, इट इज देयर ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम एंड द 6th कार्बन एटम। So hexane 1,6 diamine. This is going to become the IUPAC name. So yeah, that's the common and IUPAC name for this compound. Take the next example. ये compound हमने काफी बार पहले भी पढ़ लिया है. The common name is aniline. You can use aniline for IUPAC name as well. And IUPAC name में it is also called benzene amine. Benzene का E हटा देंगे और benzene amine.
ये नाम हम काफी बार यूज नहीं करेंगे. द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज नेम इज गोइंग टू बी एनिलीन ओनली. सो या रिमेंबर द नेम एनिलीन. बेंजीन के ऊपर NH2 आएगा तो एनिलीन. बढ़ो आगे. अगर बेंजीन के ऊपर NH2 और CH3 दोनों आ गया तो इसे टोल्यूइडीन कहते हैं. सो द कॉमन नेम इज ऑर्थोटोल्यूइडीन. एंड आयुपैक नेम में इसको एनिलीन कहेंगे. एंड सेकेंड कार्बन एटम पे मिथाइल का सब्सटीट्यूशन आया. So the IUPAC name will be 2-methyl aniline. So yeah, these are your common names and IUPAC names for this compound. बढ़ो आगे. Again it is aniline and first, second, third, fourth carbon पे bromine आया. So IUPAC name रहेगा 4-bromo aniline. And common name में NH2 अगर यहाँ पर है, so these two positions are called ortho. These two positions are called meta and opposite position is called para. So common name आएगा para bromo aniline. Take the next one. यहाँ पे ये वाला भी देखो aniline ही है, बस aniline में N के जो दो हाइड्रोजन्स थे they are replaced with methyl groups. So the IUPAC name will be N, dimethyl aniline. And for common name you just write the names of all groups that are present on nitrogen. So benzene का prefix is phenyl. So phenyl dimethyl dimethyl amine is going to be the common name. And alphabetically जाएंगे तो dimethyl पहले आएगा. Once again dimethyl में D नहीं देखते, M देखते हैं. So dimethyl phenyl amine. Yeah, that's your common name and the IUPAC name is this. With that, we are done with all examples I wanted to discuss in nomenclature. We can now continue with the methods of preparation of amines. The first method of preparation is reduction of nitro compounds. Nitro compounds मतलब इनमें NO2 का group present रहेगा. So if you take RNO2 and make it undergo reduction, make it undergo catalytic reduction. Catalytic reduction मतलब addition of hydrogen in the presence of platinum, palladium और nickel. तो ये O निकल जाएगा. You can say that the byproduct will be H2O. So यहाँ पे O का दो atoms था. Balancing में यहाँ पर 2H2O रहेगा. And RNO2 will get reduced to RNH2. So hydrogen अगर गिन लोगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, तो टोटल 6 हाइड्रोजन्स, which is why H2 का कोएफिशिएंट 3 आ गया. So nitro compounds का catalytic reduction, it will give the formation of amines and water will be coming out as a byproduct. Second is नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करना है विथ नेसेंट हाइड्रोजन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है कि मेटल प्लस एसिड जब भी रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन बनेगा. सो यू टेक टिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो मेटल एंड एसिड विल रिएक्ट फॉर्मिंग नेसेंट हाइड्रोजन. नेसेंट हाइड्रोजन मतलब फ्रेश हाइड्रोजन, एंड फ्रेश हाइड्रोजन is slightly more reactive than ordinary hydrogen. We write it in square brackets like this. So ये nascent hydrogen जब react करेगा with NO2, it will convert it to RNH2 and the leftover part will come out as water. So balanced reaction लिखेंगे तो 2H2O बाहर आएगा. So you are reducing a nitro compound to a primary amine either by catalytic hydrogenation or simply by reacting it with metal and acid. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल Fe plus HCl का है and it is written in NCERT that this is a better method. ये better method इसलिए है because Fe and HCl जब react करेंगे तो सबसे पहले FeCl2 आएगा, प्लस जो नेसेंट हाइड्रोजन आया वो तो चलो नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस कर देगा, बट FeCl2 फर्दर हाइड्रोलिसिस अंडरगो कर सकता है. एंड व्हेन FeCl2 अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, मान लो 2H2O ले लिया, Fe forms the corresponding hydroxide. It forms FeOH twice. It may even form FeOH thrice. But the main point is FeCl2 hydrolyze होगा to give you hydroxides of iron, and जो बाकी का पार्ट आएगा that will be 2HCl. So my point is 2HCl दोबारा रीजेनरेट हो गया. अगर HCl रीजेनरेट होगा तो ये HCl दोबारा से जो आयन था उस आयन को अटैक करेगा और आयन और ये वाला HCl वापस रिएक्ट करके दे विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड दैट हाइड्रोजन विल हेल्प द रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड. तो इस मेथड में ऐसा रहेगा कि HCl अगर हम थोड़ा कम लेंगे तो भी चलेगा,
HCl दोबारा बनते रहेगा, बिकॉज Fe प्लस HCl जब भी कंज्यूम होकर FeCl2 बना देगा, FeCl2 फर्दर हाइड्रोलाइज होगा, एंड हाइड्रोलाइज होने के बाद इट विल गिव मोर HCl, तो और HCl आ गया, सो HCl का रिक्वायरमेंट इसमें कम रहेगा, एंड दैट इज वाई Fe plus HCl becomes a better method for the reduction of nitro compounds to primary amines. So yeah, keep that fact in mind, and we can discuss the second method of preparation, that is ammonolysis of alkyl halides. Now this is a repeated reaction. ये reaction आ चुका है in halogen derivatives of alkenes, but nevertheless यहाँ पर भी हम full reaction एक बार discuss कर ही लेंगे. So yeah, Rx plus alcoholic ammonia will react. यहाँ से H और यहाँ से X बाहर आएगा, so minus HX होगा, and R bond हो जाएगा with NH2, so RNH2, you get a primary amine. The reaction doesn't stop at primary amine, it further continues because RNH2 can further react with the alkyl halide. So plus Rx अगर करेंगे तो once again H and X will come out, so minus HX होगा, and we have R NH, R यहाँ पर नाइट्रोजन पे आ जाएगा, so RNHR forms a secondary amine, and plus Rx करेंगे, so the secondary amine can further react with an alkyl halide. X will take away this hydrogen, it will come out as HX, so minus HX, and R bond हो जाएगा with nitrogen, so you get R N R R. फिलहाल इस टर्शियरी अमाइन पे N पे एक लोन पेयर रहेगा, and that tertiary amine, this R N R R with a lone pair on N, it can further react with Rx. Rx was the original alkyl halide that you had taken. Rx will break as R plus and X minus. R plus will accept the lone pair of electrons from nitrogen, and यहाँ पे आएगा R N R R R, and overall complex पे एक plus charge आएगा, and the X minus will get attracted with this positive charge, and this is the entire structure that will form. इस structure को कहेंगे quaternary ammonium salt. इस रिएक्शन में अगर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक जाना है तो हर स्टेप पे हमें Rx का रिक्वायरमेंट रहेगा. सो इफ यू वांट द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, द अल्काइल हैलाइड हैज टू बी टेकन इन एक्सेस. सो अल्काइल हैलाइड अगर एक्सेस में ले लेंगे तो हमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, एंड मान लो हमने Rx को एक्सेस में नहीं लिया एंड वी आर टेकिंग अमोनिया इन एक्सेस. अगर अमोनिया एक्सेस में रहेगा और Rx लिमिटेड रहेगा तो रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट तुम्हारा फर्स्ट स्टेज तक तुम स्टॉप कर पाओगे. फर्स्ट स्टेज तक स्टॉप कर पाओगे मतलब ऐसा नहीं है कि आगे का रिएक्शन होगा नहीं, बट मेजर प्रोडक्ट विल बी द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट द फर्स्ट स्टेज. ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा. प्राइमरी अमाइन इज द मेजर प्रोडक्ट if NH3 is taken in excess. So yeah, that was the reaction about ammonolysis of alkyl halides. ये रिएक्शन प्राइमरी अमाइंस बनाने के लिए काफी यूजफुल नहीं है. ऐसा इसलिए बिकॉज अगर ये रिएक्शन करोगे तो प्राइमरी अमाइन पे स्टॉप नहीं होता है. वी डू गेट अ सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. तो प्राइमरी अमाइन के लिए ऑल्दो यू आर टेकिंग NH3 इन एक्सेस, ये मेजर प्रोडक्ट आएगा, बट स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन and quaternary ammonium salt will still be present. So it's not a very good method for making primary amine, and yeah, that's the whole reaction of ammonolysis of alkyl halides. Take the next reaction, reduction of nitriles. अगर catalytic hydrogenation करेंगे तो ये जो C triple bond N है यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा. You have R C, C triple bond N, तो C को दो हाइड्रोजन्स मिलेंगे और N को भी दो हाइड्रोजन्स मिलेंगे. It forms a primary amine, एंड बैलेंसिंग करेंगे तो H का यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स थे, तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट आएगा दैट विल बी 2H2. सो RCN का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करके एक प्राइमरी अमाइन मिलेगा. यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमेलगम एंड इथेनॉल. सोडियम अमेलगम एंड इथेनॉल ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा. नेसेंट हाइड्रोजन मतलब फ्रेश हाइड्रोजन. दैट हाइड्रोजन अगेन एड्स अक्रॉस द CN ग्रुप. यू गेट R CH2 NH2. once again that forms a primary amine. इस रिएक्शन को कहते हैं मेंडियस रिएक्शन. चेक द नेक्स्ट रिएक्शन. नाइट्राइल का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी कर सकते हैं.
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के हर रिएक्शन में सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस रहेगा. सो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज रिएक्शन और रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. एक एडिशन प्रोडक्ट आएगा, उसका अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा. सो रिडक्शन होके CN ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा टू CH2NH2 ग्रुप. So reduction of nitriles by lithium aluminum hydride followed by hydrolysis gives again a primary amine only. So ये third method था reduction of nitriles. Nitriles के reduction के लिए you can use catalytic hydrogenation, you can use sodium amalgam and ethanol. That reaction is called Mendius reaction, and you can also perform reduction with lithium aluminum hydride followed by hydrolysis. The next method is reduction of amides. Amine is only RNH2, but amide is RC double bond O NH2. अगर अमाइड का भी रिडक्शन करेंगे विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो ये C डबल बॉन्ड O को हाइड्रोजन्स मिलेंगे एंड यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ RCH2NH2. तो सीधा रिडक्शन हो जाएगा. यू कैन बैलेंस इट विथ H2O प्लस H2O भी आ जाएगा, बट ये सब लिखा नहीं तो चलेगा. The only thing RCONH2 का रिडक्शन अगर करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, it will give the formation of RCH2NH2, and yeah, that's the very reaction of reduction of amides with lithium aluminum hydride. Take the next one. Now this is an important reaction, Gabriel thalamide synthesis. इस मेथड से हम सिर्फ प्राइमरी अमाइंस ही बना सकते हैं. इनफैक्ट प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस we cannot make aromatic amines by this method. Why we cannot make aromatic amines ये थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूंगा. बट या ये जो मेथड है Gabriel thalamide synthesis, it is used for making only and only primary amines. So you take thalamide. Thalamide का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, it is a benzene ring, फिर C double bond O and ortho position पे C double bond O and both of them connected by NH group. So ये thalamide रहेगा. थैलीमाइड को रिएक्ट करवाएंगे विथ KOH. सो ये OH और H बाहर आएगा एज H2O और N बॉन्ड हो जाएगा K के साथ. सो यू गेट बेंजीन. यहां पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, देन देयर इज N. N के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा एंड K के ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा. This further reacts with RX. RX is an alkyl halide and ये जो N माइनस है वो इस R ग्रुप के ऊपर एक SN2 अटैक परफॉर्म करेगा. SN2 अटैक हमने alkyl halides में पढ़ा था. SN2 अटैक is a backside attack of the alkyl group by the nucleophile. So ये N माइनस R ग्रुप का बैकसाइड अटैक करेगा. तो यहाँ N माइनस it gets connected with R. You get that very compound that is benzene. C double bond O, C double bond O, connected with nitrogen, and that nitrogen connects with the R group, and ये K और X बाहर आएगा. So minus KX हमने यहाँ पर लिख दिया. इसका अभी हाइड्रोलिसिस करेंगे. It is alkaline hydrolysis. So NaOH के साथ इसको अगर रिएक्ट करवा दिया तो ये पूरा पार्ट अपना करस्पॉन्डिंग एसिड फॉर्म करेगा. So बेंजीन रिंग. एसिड के लिए यहां पर आएगा C डबल बॉन्ड O, OH, बट बिकॉज मीडियम इज बेसिक यहाँ पे एसिड बनेगा नहीं, उसका करस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट बनेगा. सो O माइनस Na प्लस. यहां पर भी आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, O माइनस Na प्लस प्लस ये वाला पार्ट अपना प्राइमरी अमाइन फॉर्म करेगा, दैट इज RNH2. सो ये तुम्हारा फुल रिएक्शन था ऑफ Gabriel thalamide synthesis, and like I said, it is used only for the preparation of primary amines. So पूरा रिएक्शन एक बार देख लो दोबारा. You take thalamide, make it react with KOH, तो K यहाँ H को आके रिप्लेस करेगा. So सिर्फ यहाँ पर तुम्हारा स्ट्रक्चर बनेगा N माइनस K प्लस. ये N माइनस वाला जो पार्ट है, इतना पूरा पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं thalamide anion. It is called thalamide anion, and thalamide anion, it acts as a nucleophile. It performs SN2 attack on the alkyl part of the alkyl halide. अगर ये SN2 अटैक परफॉर्म करेगा R के ऊपर तो N कनेक्ट हो जाएगा R के साथ एंड KX विल कम आउट एज द बाई प्रोडक्ट. ये N और R का बॉन्ड बनेगा एंड दैट बॉन्ड आई हैव शोन ओवर हियर. इसका
अगर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट अपना करस्पॉन्डिंग एसिड फॉर्म करेगा, एंड मीडियम बेसिक था तो एसिड रहेगा नहीं, इट विल फॉर्म द करस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट। तो ये तुम्हारा सोडियम सॉल्ट आ गया करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का, एंड ये वाला जो पार्ट था इट फॉर्म्स द प्राइमरी अमाइन। सो ये ओवरऑल रिएक्शन था गेब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस का। इट इज यूज्ड ओनली फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमाइंस, एंड आई मेड एन इंपॉर्टेंट कमेंट दैट यू कैन नॉट प्रिपेयर एरोमेटिक अमाइंस बाय गेब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस। ऐसा इसलिए बिकॉज Gabriel thalamide synthesis it cannot make aromatic primary amines, because जो thaliamide का anion था, जो यहाँ पे मैंने ये thaliamide का anion दिखाया, that thaliamide anion it is performing SN2 attack on the alkyl halide। अगर alkyl halide में R part बेंजीन है तो बेंजीन के ऊपर, अगर ये R बेंजीन था तो बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक वैसे भी डिफिकल्ट रहता है। ये तुम्हारा जनरल एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रिंसिपल है कि बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक डिफिकल्ट रहता है। इसका रीजन ये है कि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पर काफी ज्यादा है तो किसी भी नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज का बेंजीन को अप्रोच करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये जो एनायन था, ये थैलिमाइड एनायन, ये आर को आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा अगर आर बेंजीन रहेगा तो, बिकॉज बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज का बेंजीन को अप्रोच करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट्स द वेरी थिंग आई हैव रिटन। Gabriel thalamide synthesis cannot make aromatic primary amines because the thalamide anion it is performing SN2 attack on RX, and R अगर बेंजीन ग्रुप हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन बेंजीन वैसे भी डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन, एंड दैट्स द वेरी रीजन आई सेड प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस cannot be made by Gabriel thalamide synthesis। तो ये इंपॉर्टेंट कमेंट याद रखना रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। बढ़ते हैं आगे विद द नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन, दैट इज हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अब अमाइड मतलब आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, इसका रिएक्शन करवाना होगा विद ब्रोमीन एंड NaOH। NaOH तुम एक्वियस लो या अल्कोहलिक लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ द कंडीशंस आर गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। So you take an amide, so amide and bromine and NaOH के साथ इसको रिएक्ट करवाना है, that's the reason it is called bromamide। अब डिग्रेडेशन इसके लिए कहते हैं बिकॉज रिएक्टेंट में एक कार्बन एटम कम हो जाएगा व्हेन यू गो टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। ये सी डबल बॉन्ड हो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, R NH2 आपस में कंबाइन हो जाएंगे फॉर्मिंग द प्राइमरी अमाइन। जो कार्बन तुमने निकाला it comes out in the products as Na2CO3। जो बाकी के बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे वो यहां से Na और यहां से Br आएगा, सो NaBr रहेगा, एंड द लेफ्ट ओवर बैलेंसिंग हैपेंस बाय वाटर। तो ये तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन रहेगा। ये ओवरऑल बैलेंस्ड रिएक्शन कोएफिशिएंट्स के साथ तुम्हें याद रखना है। सो दैट्स द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। एक बार वापस ये रिएक्शन बता देता हूं क्या है। यू टेक एन अमाइड, you make that amide react with bromine and NaOH, and इस रिएक्शन में जो C डबल बॉन्ड O है ये एलिमिनेट हो जाएगा, R और NH2 कंबाइन होकर प्राइमरी अमाइन फॉर्म करेंगे। the C डबल बॉन्ड O comes out as Na2CO3 and the other byproducts you get are 2NaBr and 2H2O। so that's Hofmann's bromamide degradation, and yeah, with that we are done with discussing all the methods of preparation of amines, and we can now discuss the physical properties। physical properties में पहला प्रॉपर्टी डिस्कस करना है H बॉन्डिंग। अमाइंस का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो RNH2, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड है नाइट्रोजन के साथ, एंड नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो व्हेन H bonds to a highly electronegative atom, चार्ज सेपरेशन ज्यादा आएगा। H will develop a delta plus, N will develop a delta minus, यहाँ पर भी एक डेल्टा प्लस आएगा, और इसके वजह से एक पोलैरिटी आता है बॉन्ड में। इस पोलैरिटी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड इस चार्ज सेपरेशन की वजह से जो अलग अलग पार्टिकल्स रहते हैं अमाइंस के, इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाता है। सो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रांग इन अमाइंस बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा एंड इवन मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। So the boiling point and melting point of amines are higher than those of other organic compounds like aldehydes, ketones,
or alkanes, ethers, etc. But melting and boiling points, they are lesser than that of alcohols, because alcohols में H bonding रहता है and it is stronger than that of amines. So boiling point and melting point, ये दोनों alcohols के compare में कम रहेंगे. They are even lesser than that of acids. Acids means carboxylic acids. So that was a little bit of comment on the boiling and melting points based on H bonding. अब यहाँ पर देखोगे तो ये प्राइमरी अमाइन था, बिकॉज अमोनिया अगर NH3 था तो उसका सिर्फ एक H रिप्लेस किया विद द R पार्ट, तो प्राइमरी अमाइन में H बॉन्डिंग ज्यादा रहेगा बिकॉज नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड है. अगर मैं सेकेंडरी अमाइन देखूं RNR-H, तो यहां पर N के साथ सिर्फ एक ही H आएगा, एंड टर्शियरी अमाइन में N के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है. सो अगर H बॉन्डिंग के ऑर्डर के बारे में बात करें, H बॉन्डिंग इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन प्राइमरी अमाइन, उससे थोड़ा वीक रहेगा सेकेंडरी अमाइन में, और सबसे वीक रहेगा टर्शियरी अमाइन में. तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा वो भी इसी ऑर्डर में आएगा, दैट प्राइमरी अमाइंस आर गोइंग टू हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, उससे थोड़ा कम रहेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकेंडरी अमाइंस, एंड उससे थोड़ा कम रहेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टर्शियरी अमाइंस. ये RNH2 था. सो या ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी याद रखना. एंड फाइनली द लास्ट कमेंट ऑन सॉल्युबिलिटी इन वाटर. देखो यहाँ पर H बॉन्डिंग अगर हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर सिग्निफिकेंट रहेगा, एंड अगर R पार्ट लाइक द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब जैसे हमने बाकी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ा था, अल्कोहल्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स वगैरह में, R पार्ट अगर छोटा रहेगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगा, बिकॉज R पार्ट वाटर इनसोल्यूबल रहता है. अगर R पार्ट बढ़ गया तो वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा. तो solubility in water is high enough for the lower amines. Lower amines are fully soluble in water, and solubility decreases as the length of that R part will increase. So ये हमारा comment रहेगा on solubility in water. With that, we have discussed all the physical properties, and we can now continue with the reactions of amines. Chemical reactions में पहला reaction जो हमें पढ़ना है, that is the basic character of amines. देखो amines अगर basic है तो ये acids के साथ react करना prefer करेंगे. If you take a primary amine and make it react with any halogen acid, in general HX, तो HX break होगा as H plus and X minus. H plus will take the lone pair of nitrogen. यहाँ nitrogen पर एक lone pair था. It takes away the lone pair of nitrogen. You get the formation of RNH3. N पर plus आएगा, but you can consider it as a plus charge on the entire complex, and that will be surrounded by X minus. तो ये हमें जो मिला, it is called the corresponding ammonium salt. And salt formation में, like I said, amines are reacting with an acid to form a salt, and that is why amines इनका character basic रहेगा. ये basic character दो way में explain होता है. Nitrogen over here is donating lone pair of electrons to H plus, and whenever anything is an electron pair donor, it is said to be a Lewis base. So यहाँ पर RNH2 का N, basically the primary amine, is acting as an electron pair donor, and because you are acting as an electron pair donor, your nature or you are said to be a type of Lewis base. एक और डेफिनेशन है ब्रॉन्स्टेड थियरी. सो ब्रॉन्स्टेड थियरी ऐसा कहता है कि एनीथिंग दैट गिव्स H प्लस इज एन एसिड, एंड एनीथिंग विच टेक्स H प्लस इज अ बेस. तो यहाँ पर NH2 ने H प्लस को एक्सेप्ट किया, बिकॉज इट इज एन H प्लस टेकर, इट इज सेड टू बी बेसिक. सो H प्लस टेकर, इस वजह से भी अमाइंस का हम बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस is explained by this reaction. इस reaction में it is reacting with an acid to form a salt. So the character of amines is basic. इसी reaction के help से we explain that amines act as electron pair donors, hence they are Lewis bases, and they are also acting as H plus acceptors, and because they are H plus acceptors, they also act as Bronsted bases. तो ये थोड़ा बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस का हमारा डिस्कशन था. बेसिक कैरेक्टर में ही अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस का
बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का ट्राई करें. सो प्राइमरी अमाइंस, द स्ट्रक्चर इज RNH2. सेकेंडरी अमाइंस में R, NH, R डैश, एंड टर्शियरी अमाइंस में R, N, R डैश एंड R डबल डैश. N के ऊपर एक लोन पेयर आएगा. एंड अल्काइल ग्रुप्स, दे शो द इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट. अल्काइल groups tend to show the plus I effect. प्लस I effect मतलब इंडक्टिव इफेक्ट. एंड इंडक्टिव इफेक्ट में भी प्लस I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट. जो दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट होता है दैट इज द माइनस I इफेक्ट. दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट. बट अल्काइल ग्रुप्स हैव द टेंडेंसी टू शो द प्लस I इफेक्ट, दैट इज द इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट. अगर ये R ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा तो इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसे एक सर्टेन लेवल ऑफ पुश मिला एंड इट मेक्स इट इजियर फॉर द इलेक्ट्रॉन पेयर टू कम आउट. बट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें पुश मिलता है फ्रॉम टू अल्काइल ग्रुप्स. इफ टू अल्काइल ग्रुप्स आर पुशिंग, if two alkyl groups are exhibiting the plus I effect, इस इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए निकलना और भी आसान हो जाएगा compared to a primary amine. Whereas tertiary में the push, that is the inductive effect, it is coming from three alkyl groups and that makes the electron pair easier to be given out. So electron pair tertiary amines में ज्यादा आसानी से दिया जाएगा compared to secondary, compared to primary. So tertiary amines are expected to be the most basic. तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस अगर प्योर गैसियस स्टेट में हम कंपेयर करें तो गैसियस स्टेट में टर्शियरी अमाइंस हैव टू बी द मोस्ट बेसिक, देन सेकेंडरी अमाइंस एंड देन प्राइमरी अमाइंस. तो ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा बट ओनली इन द गैसियस स्टेट. नाउ व्हाट हैपेंस इन द एक्वियस स्टेट? एक्वियस स्टेट में अगर ये वाला नोटिस करोगे तो इस नाइट्रोजन के ऊपर तीन अल्काइल ग्रुप्स है. ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देना तो चाहता है लेकिन जो भी एक्सेप्टर रहेगा, एक्सेप्टर को यहां पर आके इसे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा. बट बिकॉज ऑफ थ्री अल्काइल ग्रुप्स इस नाइट्रोजन के आसपास स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउडिंग काफी ज्यादा है. अगर स्टेरिक हिंड्रेंस तुम्हारा ज्यादा हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है फॉर अ टर्शियरी अमाइन, तो नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट तो करना चाहता है बट इनकमिंग ग्रुप के लिए यहां पर आना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया. तो इस वजह से ये लोन पेयर इतना आसानी से दिया नहीं जाएगा एंड टर्शियरी वाले का जो बेसिक कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा. सो इन एक्वियस सॉल्यूशंस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से टर्शियरी अमाइन तुम्हारा मोस्ट बेसिक हर बार नहीं रहेगा. इट सो हैपेंस दैट सेकेंडरी अमाइन टेंड्स टू बी द मोस्ट बेसिक एंड देन प्राइमरी एंड टर्शियरी, इन दोनों में अलग अलग कंपाउंड्स के लिए बेसिक स्ट्रेंथ अलग अलग रहेगा. सो या दैट्स द कॉन्सेप्ट इफ these amines are prepared in aqueous solutions. Before we compare the basic strengths of the specific amines, aromatic amines के बारे में भी एक कॉमेंट हमें डिस्कस करना है. सो यहाँ पर एनालिन का जो NH2 है उस N का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा. सो दिस लोन पेयर इज गिवन टू बेंजीन. ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर एंड देन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर ड्रॉन इन दिस मैनर. ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इधर आ गया तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा विद अ नेगेटिव चार्ज एंड नाउ फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड विद दिस कार्बन एंड N के ऊपर कोई चार्ज नहीं था बिकॉज इट इज डोनेटिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट डेवलप्स अ प्लस चार्ज. ये नेगेटिव चार्ज अभी रेजोनेट करेगा थ्रू आउट द रिंग, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा. दीज इलेक्ट्रॉन्स विल कम टू दिस कार्बन. तो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां पर आ गए तो यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स और एक नेगेटिव चार्ज, ऊपर आएगा डबल बॉन्ड NH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन. द रेजोनेंस फर्दर कंटिन्यूज. ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया जाएगा बाय दिस कार्बन. So you again get a benzene ring with a double bond here and these electrons have come on this carbon. So a lone pair and a negative charge. और यहां पर डबल बॉन्ड NH2 with a plus charge on nitrogen. Finally these electrons are going to be given here and इन दोनों में से एक पेयर नाइट्रोजन वापस एक्सेप्ट करेगा. So the structure will look like this and यहां पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड NH2 with a lone pair on nitrogen and the positive charge will be neutralized. My point is aniline के केस में रेजोनेंस होता है
एंड रेजोनेंस करने के लिए नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यहाँ बेंजीन रिंग को ट्रांसफर किया था। एनिलीन का लोन पेयर, एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो जो भी इनकमिंग स्पीशीज रहेगा उस इनकमिंग स्पीशीज को नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर वो लोन पेयर है ही नहीं, वो रेजोनेंस में जा चुका है। सो दिस इज व्हाई द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनिलीन is much lower than that of normal amines. So basic character of aniline is lesser than that of aliphatic amines. So not only aniline, you can say all aromatic amines. Basic character of all aromatic amines is lesser than that of aliphatic amines because the electron pair on nitrogen atom is involved in resonance. So yeah, with that concept being clear in our minds, we can move on to comparing the basic strength of certain amines. अगर मिथाइल अमाइंस के बारे में बात करोगे, देखो मैंने कहा टर्शियरी अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट एक्वियस मीडियम में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। मिथाइल अमाइंस में ऑर्डर है 213। So when I say 213, you can just remember the number as 213. इथाइल अमाइंस में यही ऑर्डर है 231। जब ये ऑर्डर में कहता हूं 213 या 231, इसका ये मतलब है कि मिथाइल अमाइंस में द सेकेंडरी अमाइन मतलब CH3 NH CH3 दैट इज डाइमिथाइल अमाइन इज द मोस्ट बेसिक। इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा कंपेयर टू मिथाइल अमाइन विच इज CH3 NH2। इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा कंपेयर टू द टर्शियरी अमाइन विच इज CH3 N CH3 CH3। So whenever we are replacing H of ammonia, अमोनिया के हाइड्रोजन एटम्स अगर मिथाइल ग्रुप्स के साथ रिप्लेस करेंगे तो जो सेट ऑफ कंपाउंड्स हमें मिलेंगे वी विल कॉल देम मिथाइल अमाइंस। एंड मिथाइल अमाइंस में बेसिक कैरेक्टर का स्ट्रेंथ इज 2 greater than 1 greater than 3। कहने का मतलब डाई मिथाइल अमाइन इज द मोस्ट बेसिक, उससे थोड़ा कम बेसिक रहेगा मिथाइल अमाइन और उससे थोड़ा कम बेसिक रहेगा ट्राइमिथाइल अमाइन। यही ऑर्डर अगर इथाइल अमाइंस के लिए मैं पूछूं तो इसका ऑर्डर तुम्हें याद रखना है 2 greater than 3 greater than 1। सो 2 मतलब डाइइथाइल अमाइन, दिस डाइइथाइल अमाइन इज द मोस्ट बेसिक। इससे कम बेसिक रहेगा ट्राइइथाइल अमाइन। सो C2H5 शॉर्ट में लिखेंगे तो C2H5 थ्राइस N एंड इसका बेसिसिटी ग्रेटर रहेगा देन सिंपल इथाइल अमाइन विच इज C2H5 NH2। अगर एनिलीन के साथ कंपेयर करेंगे, देखो एनिलीन ऑलरेडी एक एरोमेटिक अमाइन है तो इसका बेसिक कैरेक्टर इन दोनों के कंपेयर में तो काफी कम रहेगा, बिकॉज एनिलीन में हमने अभी अभी डिस्कस किया एन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा, तो सामने अगर कोई भी स्पीशीज आया तो उसको देने के लिए लोन पेयर नाइट्रोजन पे ज्यादा टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है। सो एनिलीन बेसिक ही रहेगा बट द बेसिक कैरेक्टर इज वे 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 लेस देन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ मिथाइल अमाइंस एंड इथाइल अमाइंस। नेवरदलेस एनिलीन में अगर कंपेयर करोगे तो यहां पर सीधा ऑर्डर आएगा 3 greater than 2 greater than 1। अब 3 मतलब यहां पर एनिलीन मतलब पीएच, पीएच के ऊपर NH2 आएगा, बट अगर दोनों हाइड्रोजन मिथाइल से रिप्लेस कर दोगे तो ये बनेगा PH N CH3 CH3 विद अ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, तो ये तुम्हारा सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा। इससे थोड़ा कम बेसिक आएगा PH NH CH3 और जो सबसे कम बेसिक आएगा दैट विल बी PH NH2। दिस इटसेल्फ इज एनिलीन। एंड फाइनली फिनाइल मीथेनअमाइन। नाउ फिनाइल मीथेनअमाइन मतलब इसका स्ट्रक्चर आएगा बेंजीन रिंग। जस्ट टू राइट इट इन शॉर्ट वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय राइटिंग PH ओनली, जैसे हमने यहां पर लिखा था। सो आई विल राइट दिस एज PH एंड मीथेनअमाइन, सो PH CH2 NH2। अब इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है ये एक्चुअली कंपेयर किया जाएगा विद मिथाइल अमाइंस। अगर मिथाइल अमाइन यहां पर था तो ये मिथाइल अमाइन में मैंने एक H मिथाइल का रिप्लेस कर दिया विद द बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है
Benzene ring is an electron withdrawing group, एंड बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यू कैन इमेजिन इट दिस वे, जब इस नाइट्रोजन के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा था तो इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से देने को हेल्प कर रहा था, बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थोड़ा इस इलेक्ट्रॉन पेयर को भी पुल करेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर पुल हो गया तो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट नहीं होगा तो इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, एंड फिनाइल मिथेनमाइन का बेसिक कैरेक्टर ट्राइमिथाइल अमाइन के कंपेयर में भी थोड़ा कम रहेगा। तो यहाँ पे एक और आएगा लेसर देन दिस फिनाइल मिथेनमाइन, सो पीएच CH2NH2, ये तुम्हारा करेक्ट ऑर्डर इस तरीके से बैठेगा। सो डाइमिथाइल अमाइन मोस्ट बेसिक, उससे थोड़ा कम बेसिक मिथाइल अमाइन, उससे थोड़ा कम बेसिक ट्राइमिथाइल अमाइन, एंड सबसे कम बेसिक इन चारों में सबसे कम बेसिक फिनाइल मिथेनमाइन। ये सारा कंपैरिजन एनसीईआरटी में दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। सो इन द टेबल दे हैव गिवन द पीकेबी वैल्यूज। पीकेबी का फॉर्मूला रहता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ केबी टू द बेस 10। अगर बेसिक कैरेक्टर बड़ा रहेगा तो केबी का वैल्यू बड़ा रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन केबी अगर बड़ा रहेगा तो पीकेबी का वैल्यू छोटा रहेगा। तो कहने का मतलब पीकेबी जितना छोटा रहेगा बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा रहेगा। So from the table given in NCERT, you can actually see the PKB values of all of the species I have written over here and accordingly compare their basic character. अब आपको PKB वैल्यू किसी भी स्पीशीज का याद रखने की जरूरत नहीं है, यू ओनली हैव टू रिमेंबर देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ्स। मतलब मिथाइलमाइंस में द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ दैट विल बी 2 greater than 1 greater than 3। इथाइलमाइंस के लिए ये वाला ऑर्डर आएगा, एनिलीन के लिए ये वाला ऑर्डर आएगा, एंड ये फिनाइल मिथेनमाइन का कंपैरिजन कुछ इस तरीके से फिट बैठेगा। सो ये पूरा कंपैरिजन याद रखना, एंड लाइक आई सेड पीकेबी के एक्चुअल वैल्यूज तुम्हें याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बढ़ते आगे विद द सेकंड रिएक्शन ऑफ अमाइंस, दैट इज अल्काइलेशन। ये रिएक्शन भी हमने काफी बार पहले सिलेबस में पढ़ लिया है, नेवरदलेस एक बार वापस पढ़ लेंगे। इफ यू टेक एन अल्काइल हैलाइड एंड मेक इट रिएक्ट विद अल्कोहलिक अमोनिया, एन अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, यहाँ पर हीटिंग का रिक्वायरमेंट रहेगा। यहाँ से H और यहाँ से हैलोजन HX फॉर्म करके बाहर आएगा, एंड R विल गेट कनेक्टेड विद NH2। दिस फॉर्म्स द प्राइमरी अमाइन। रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू करेगा। इफ RX इज टेकन इन एक्सेस तो प्लस RX, सो X मतलब हैलोजन विल टेक अवे हाइड्रोजन एंड इट विल कम आउट एज माइनस HX, एंड R रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। सो यहाँ पर आएगा R NHR, and this can further react with RX once again. So X will take away the hydrogen, it will form HX and come out as the byproduct, and R replace करेगा हाइड्रोजन को। So R N R R and नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होगा। This can further react with RX, and RX will break as R plus and X minus. R plus will take away the lone pair from here, it forms R। नाइट्रोजन के ऊपर R के 4 ग्रुप्स बन जाएंगे, एंड दैट विल फॉर्म R4N। R4N में N के ऊपर प्लस चार्ज होगा, बट वी से दैट द पॉजिटिव चार्ज इज देयर ऑन द एंटायर स्पीशीज एंड इट विल बी सराउंडेड बाय दिस X माइनस। ये फाइनली तुम्हें जो मिला इट इज कॉल्ड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के लिए तुमने हर स्टेप में RX को ऐड किया था, तो ये RX को ऐड करने के लिए अगर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक जाना है तो RX का रिक्वायरमेंट हर स्टेप पे रहेगा। बेसिकली RX को तुम्हें एक्सेस में लेना पड़ेगा टू गेट द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। RX मतलब अल्काइल हैलाइड। So if you are taking the alkyl halide in excess, you will get the quaternary ammonium salt. This is the product if RX is taken in excess. But what if you take limited RX and you take excess of alcoholic ammonia? अगर अमोनिया एक्सेस में लोगे तो रिएक्शन मोस्ट ऑफ इट विल गेट स्टॉप्ड ओवर हियर। आगे का रिएक्शन होगा बट इतना ज्यादा नहीं होगा जितना अदरवाइज हो रहा था। इफ यू टेक अल्कोहलिक अमोनिया इन एक्सेस, you can ensure getting primary amine as the major product. So this is going to be the major product if NH3 is in excess. And yeah, I'll just write major product.
जस्ट दैट NH3 अगर एक्सेस में लोगे तो ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही बनेगा, आगे का थोड़ा तो रिएक्शन होने ही वाला है. यू विल स्टिल गेट द सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, बट ये काफी कम क्वांटिटी में रहेगा. एंड द मेजर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द प्राइमरी अमाइन. ये प्राइमरी अमाइन बनाने का एक अच्छा मेथड नहीं है, बिकॉज इस मेथड में तुम्हें आगे सेकेंडरी अमाइन भी मिला, टर्शियरी अमाइन भी मिला एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिला. तो इसका जो यील्ड आएगा वो काफी कम आएगा. इनफैक्ट यील्ड आने के बाद, रिएक्शन होने के बाद, इसका सेपरेशन में भी हमें थोड़ा बहुत एक्सपेंस लगने वाला है. सो दिस मेथड ओवरऑल इज नॉट अ गुड मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन. ये तुम्हारा फुल रिएक्शन हो गया ऑफ अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस. टेक द नेक्स्ट रिएक्शन, असाइलेशन. असाइलेशन मतलब let's take a primary amine and make it react with acyl chloride, R dash C double bond O Cl. We have to take a base like pyridine. जब भी असाइल क्लोराइड का कोई रिएक्शन करोगे तो pyridine का हमेशा एक ही काम रहता है. pyridine और any base that you are using, इसका एक ही काम रहता है, it removes HCl as it is formed. HCl का रिमूवल जरूरी क्यों है ये भी दिखाता हूं. फिलहाल इनका अगर रिएक्शन करोगे तो यहां से H और यहां से Cl बाहर आएगा, इट फॉर्म्स HCl एंड जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज RNH, और ये N कनेक्ट हो जाएगा इस कार्बन के साथ बिकॉज क्लोरीन यहां से निकाला था. सो C डबल बॉन्ड O एंड देन देयर इज एन R डैश. सो दैट्स द प्रोडक्ट यू गेट. HCl इज द बाई प्रोडक्ट. अगर pyridine आके HCl को रिमूव करेगा तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया. एंड लीच-एटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा. तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड वे में फेवर होगा अगर pyridine यूज करके HCl हमने निकाला रहेगा तो. सो जब भी एक असाइल क्लोराइड लोगे तो असाइल क्लोराइड विल रिएक्ट विद द प्राइमरी अमाइन forming a compound of this type, and the byproduct is going to be HCl and pyridine use करेंगे for the removal of HCl so that forward reaction favor होगा. यहाँ पे नोटिस करो N के ऊपर एक हाइड्रोजन लेफ्ट ओवर रहेगा. acyl chloride can react with a secondary amine also, like RNH R dash plus R double dash C double bond OCl in the presence of pyridine. ये Cl और ये H बाहर आएगा and you will get R N R dash, and this N will now connect with the carbon over here. So C double bond O and उसके बाद आएगा R double dash plus the other byproduct you got is HCl. So इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होगा when an acyl chloride is reacting with a secondary amine. अगर टर्शियरी अमाइन देखोगे तो टर्शियरी अमाइन में N के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, एक लोन पेयर रहेगा, बट बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन दिस कैन नॉट अंडरगो असाइलेशन, बिकॉज असाइलेशन के लिए जरूरी था कि यहाँ का क्लोरीन नाइट्रोजन का H लेके बाहर आए. सो टर्शियरी अमाइंस दे डू नॉट अंडरगो, these do not undergo acylation. अब यहां जो हमने फर्स्ट प्राइमरी अमाइन का असाइलेशन करवाया था, यहां पर N के ऊपर एक हाइड्रोजन है. सो यू कैन एक्चुअली थियोरेटिकली एटलीस्ट यू कैन मेक इट फर्दर रिएक्ट विद अनदर असाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल. तो यहां पर ये Cl इस हाइड्रोजन को लेकर बाहर आएगा एंड दैट H विल बी रिप्लेस्ड विद R डैश C डबल बॉन्ड O ग्रुप. तो ये C डबल बॉन्ड O R डैश, इसके दो ग्रुप्स आ जाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर. थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, बट ये फर्स्ट असाइलेशन के बाद इसका रिएक्टिविटी काफी कम हो जाता है एंड रिएक्टिविटी कम होने की वजह से ये रिएक्शन अगर करवाते भी है तो इन रियलिटी द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी वेरी स्लो. सो वी डू नॉट राइट दैट रिएक्शन, बट या थियोरेटिकली यू कैन मेक इट अंडरगो असाइलेशन वंस अगेन. सो दैट्स अबाउट असाइलेशन. असाइलेशन का एक और बात, देखो जो असाइलेशन हम असाइल क्लोराइड से करवाते हैं वो असाइलेशन हम एसिड एनहाइड्राइड से भी करवा सकते हैं. So if you take a primary amine, you can make that acylation happen with a secondary amine also, but tertiary amines will not undergo acylation because tertiary amines में N के ऊपर हाइड्रोजन नहीं रहेगा. So when you take an acid anhydride, the structure is like this.
एंड विथ एन एसिड एनहाइड्राइड यहाँ का H निकलेगा और यहाँ के O के साथ जाएगा, सो R C डबल बॉन्ड O O H फॉर्म्स द कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इतना पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना चुका है यहाँ के हाइड्रोजन को लेके, तो यहां पर बचा है R-NH और यहां से इतना पार्ट बचा एंड इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने बॉन्ड ब्रेक किया था, तो ये कार्बन जाके N के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो यहां से आएगा C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O के साथ R आएगा। So that's the compound you get by the acylation of primary amines with acid anhydrides. So yeah, this is something about the acylation reaction. And बढ़ते आगे with the next reaction. This is called carbylamine test. And carbylamine test is a test for the identification of primary amines. अगर एक primary amine को क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीटिंग करोगे तो प्राइमरी अमाइन it will get converted to RNC. NC is called isonitrile or isocyanide. This category of compounds, they are called isonitriles or isocyanides. So that's what I'm saying कि अगर primary amine का heating करेंगे with potassium hydroxide and chloroform, then primary amines get converted to isonitriles or isocyanides. The byproducts are KCl and H2O. ये रिएक्शन तुम्हें विद बैलेंसिंग याद रखना होगा एंड लाइक आई सेड दिस रिएक्शन विल बी शोन ओनली एंड ओनली बाय प्राइमरी अमाइंस। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस दे डू नॉट शो दिस रिएक्शन। सो ये रिएक्शन एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बन जाएगा फॉर प्राइमरी अमाइंस। ये रिएक्शन हुआ या नहीं ये मालूम पड़ेगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड्स और आइसोनाइट्राइल्स। दे आर फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स, इनका स्मेल काफी खराब रहता है। So whenever you get the foul smell of isocyanides or isonitriles, इससे कंफर्म होता है कि आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल फॉर्म हुआ है और जो रिएक्टेंट तुम्हारा था इट इज अ प्राइमरी अमाइन। सो यस, ओवरऑल ये रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है फॉर प्राइमरी अमाइंस एंड ये रिएक्शन याद रखना होगा विद द प्रॉपर बैलेंसिंग। बढ़ो आगे विद द नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अगर एक अमाइन को, ये चाहे एलिफैटिक अमाइन हो या एरोमेटिक अमाइन, इट डज नॉट मैटर, if you make it react with NaNO2 plus HCl at a temperature of 0 to 5 degree Celsius, तो RNH2 convert हो जाएगा to RN2Cl। RN2Cl, मान लो R अगर बेंजीन रहेगा, I'll replace it with the benzene ring, so यहाँ पर आएगा PH, यहाँ पर भी आएगा PH, we call it benzene diazonium chloride, so this is benzene diazonium chloride। अगर ये बेंजीन ना भी रहता, अगर R रहता तो इसका जनरल नाम रहता अल्काइल डायाजोनियम क्लोराइड। एंड अल्काइल डायाजोनियम क्लोराइड के काफी सारे रिएक्शंस है, वो पढ़े उससे पहले NaNO2 एंड HCl ने ये कन्वर्जन किया कैसे। सो NaNO2 एंड HCl ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, दैट गिव्स यू HNO2 फ्रॉम हियर। HNO2 इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड एंड द बाई प्रोडक्ट्स आर NaCl। ये जो HNO2 है नाइट्रस एसिड, इट इज स्टेबल ओनली एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 degree Celsius एंड नाइट्रस एसिड is the one which helps to convert the NH2 group to N2Cl group. So pH N2 plus Cl minus, that is what you call benzene diazonium chloride. इसके बारे में अर्लियर चैप्टर्स में भी बात किया था, नेवरदलेस एक बार वापस डिस्कस कर लेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ N2Cl, सो यहाँ पर बेंजीन रिंग N2Cl में इसका फर्दर बॉन्ड बनेगा N के साथ और ये ट्रिपल बॉन्डेड रहेगा नाइट्रोजन के साथ। इस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स बने तो एक लोन पेयर इसके ऊपर बाकी रहेगा। अब इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड्स बना लिए, इन चारों बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा, बट यू कैन नॉट फाइंड आउट विच ऑफ देम इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आएगा नहीं, इट विल हैव अ प्लस चार्ज एंड वी से दैट द प्लस चार्ज इज देयर एक्चुअली ऑन द एंटायर स्पीशीज। द एंटायर स्पीशीज विल हैव द प्लस चार्ज एंड दैट स्पीशीज will be surrounded by Cl minus. So ये तुम्हारा स्ट्रक्चर रहता है of benzene diazonium chloride. Actually plus charge पूरे species पे नहीं रहता, it's just that the species behaves like a positively charged species and surrounds itself with Cl minus. So whenever you write N2 plus, you should know that the positive charge is there on the nitrogen atom which is connected with the R part or in this case the benzene part. So ये तुम्हारा benzene diazonium chloride का स्ट्रक्चर है।
लाइक आई सेड इसके काफी सारे रिएक्शंस है आगे. सो द फर्स्ट रिएक्शन is that set of reactions is called Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction में you take alkyl diazonium chloride. यहाँ पर बेंजीन रहता है तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. सो आर पार्ट लिखो, बेंजीन लिखो, दोनों भी चलेगा. सो या द अल्काइल diazonium chloride, when you make it react with Cu2Cl2 and HCl, it is the condition of replacement of the entire group with chlorine. So यहाँ पर आएगा RCl, N2 will come out as nitrogen gas, and यहाँ से ये Cl minus भी बाहर आएगा as HCl. Same thing happens if you take Cu2Br2 in the presence of HBr. तो ये कंडीशन रहेगा फॉर रिप्लेसमेंट विद द ब्रोमीन एटम. ये पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा बाय ब्रोमीन. यू गेट RBr प्लस N2Cl में से N2 बाहर आएगा एज नाइट्रोजन गैस प्लस द Cl माइनस, it will again form HCl only. If you make it react with CuCN in the presence of KCN, then ये condition रहेगा of replacing the entire group with the cyanide group Cn. So यहाँ से आएगा RCN plus ये part बाहर आएगा as N2 and this part will form HCl. So that is the first set of reactions, and these reactions are called Sandmeyer reaction. The next reaction is called Gattermann reaction. इस reaction में भी वही alkyl diazonium chloride ले लेंगे, and when we make it react with copper in the presence of HCl, ये condition रहेगा for replacement with chlorine, and ये वाला condition रहेगा that is copper and HBr के साथ जो reaction रहेगा, it is the condition of replacement with bromine of this entire group. So ये first वाले reaction में इसको replace करना होगा chlorine के साथ. So we get RCl, N2 always comes out as nitrogen gas, and जो copper है it will take away the Cl forming CuCl. Similarly यहाँ पर ये पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा विद ब्रोमीन. सो वी गेट RBr प्लस ये पार्ट बाहर आएगा एज N2 गैस प्लस दिस कॉपर ओवर हियर विल फॉर्म अ बॉन्ड विद क्लोरीन. सो यू गेट CuCl. ये रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस नहीं लगता है बिकॉज द H ओवर हियर इज नॉट बीइंग बैलेंस्ड इन द रिएक्शंस, बट दीज रिएक्शंस आर बेस्ट रिटन इन एन अनबैलेंस्ड मैनर ओनली. तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में ये पार्ट मतलब ये कंपाउंड फाइनल किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. सो नो द कंडीशंस एंड नो द मेन प्रोडक्ट. knowing the main product is the most important over here, and by products जितने तुमने लिखे हैं उतने तुम्हें पता होना चाहिए. बाकी अगर परफेक्ट बैलेंसिंग इन रिएक्शंस में नहीं किया तो चलेगा. कंटिन्यू विद द नेक्स्ट रिएक्शन, रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन. आयोडाइड आयन के साथ रिप्लेसमेंट चाहिए तो Ki से रिएक्शन करवाना होगा. यहाँ पर K and Cl, they will react forming KCl. N2 will come out as nitrogen gas and iodine will replace the entire group. So the main product you get is Ri. So it is either alkyl iodide or it is, अगर R बेंजीन का ग्रुप रहा तो ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन. So ये तुम्हारा सब प्रोडक्ट्स बन गया. When you make alkyl diazonium chloride react with Ki, like I said it could even be benzene diazonium chloride. In that case यहाँ पर मिलेगा आयोडोबेंजीन. Next is the reaction of replacement with fluorine. So you make Rn2Cl react with fluoroboric acid. So फ्लोरोबोरिक एसिड में से H और Cl कंबाइन होके बाहर आएगा एज HCl, और बाकी का पार्ट Rn2 प्लस एंड BF4 माइनस, Rn2 प्लस BF4 माइनस, दिस विल स्टे टुगेदर. इसका अगर हीटिंग करेंगे तो हीटिंग करने से जो एक प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी N2 गैस प्लस BF4 माइनस विल गिव आउट BF3, और जो बाकी का एक F बच गया इट विल गेट कनेक्टेड विद R. सो RF प्लस N2 प्लस BF3, ये हमारे प्रोडक्ट्स रहेंगे व्हेन वी आर हीटिंग दिस कंपाउंड, एंड दैट्स हाउ वी गेट द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस एंटायर ग्रुप विद फ्लोरीन. सो ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस याद रख लेना फॉर द कंडीशन ऑफ रिप्लेसमेंट विद फ्लोरीन. टेक द नेक्स्ट रिएक्शन, रिप्लेसमेंट विद हाइड्रोजन के लिए Rn2Cl को रिएक्ट करवाना होगा इधर विद H3PO2. H3PO2 इज कॉल्ड फॉस्फेनिक एसिड, or you can make Rn2Cl react with C2H5OH, that is ethanol. इस वाले रिएक्शन में यहाँ पर एक तो आ जाएगा RH. RH is the corresponding alkane. N2 always comes out in the form of nitrogen gas. Cl minus always forms HCl plus जो H3PO2 है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा to H3PO3.
H3PO3 is called phosphorus acid. And that's the entire reaction. So R(N2Cl) made to react with phosphinic acid, and water भी लगेगा on the side of reactants. It gives you these products. मतलब रिएक्शन होने के बाद ये तुम्हारे सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, और जो मेन प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी RH. इट्स एन एल्केन, एंड यहाँ पे अगर ये बेंजीन रिंग रहेगा तो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट आएगा बेंजीन. सेम रिएक्शन अगर इथेनॉल के साथ करवाने का ट्राई करेंगे, सो RH आपस में कंबाइन होगा. एक और H यहां से ले लेंगे टू गो अवे विथ HCl, मतलब टू गो अवे विथ Cl माइनस, सो दैट गिव्स HCl. द अदर प्रोडक्ट इज N2, और ये जो इथेनॉल है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू इथेनॉल, सो यू गेट CH3 CHO. सो ये तुम्हारा रिएक्शन होगा ऑफ इथेनॉल विथ R(N2Cl). एंड ये रिएक्शन भी इट इज एप्लीकेबल इफ R इज एन अल्काइल ग्रुप और एन अराइल ग्रुप. दोनों भी केस में ये दोनों रिएक्शंस एप्लीकेबल रहेंगे. सो या दैट्स द रिएक्शन, और दैट्स द कंडीशन फॉर रिप्लेसमेंट विथ हाइड्रोजन. टेक द नेक्स्ट रिएक्शन, रिप्लेसमेंट बाय द OH ग्रुप. OH ग्रुप के रिप्लेसमेंट के लिए सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन करवाना होगा ऑफ R(N2Cl). यहां पर H और Cl आपस में रिएक्ट करके बाहर आता है. N2 comes out as नाइट्रोजन गैस, एंड बाकी का पार्ट ROH आपस में कंबाइन होगा. दैट फॉर्म्स द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल. अब यहां पर अगर बेंजीन रिंग आएगा तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर OH आएगा, एंड दैट फॉर्म्स फिनॉल. सो R यहाँ पे अल्काइल रहेगा या अराइल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये रिएक्शन दोनों केसेस में होने ही वाला है. सो यू मेक R(N2Cl) रिएक्ट विथ वाटर. ये कंडीशन रहेगा फॉर रिप्लेसमेंट बाय द OH ग्रुप. ये पूरा का पूरा पार्ट रिप्लेस हो जाएगा विथ OH, एंड R अगर अल्काइल रहेगा तो तुम्हें ROH मतलब अल्कोहल मिलेगा, एंड R अगर अराइल रहेगा तो यहां पर तुम्हें फिनॉल मिलेगा, एंड दीज आर गोइंग टू बी द बाय प्रोडक्ट्स. बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट रिएक्शन, इट इज रिप्लेसमेंट बाय द NO2 ग्रुप. सो यू टेक R(N2Cl) एंड मेक इट रिएक्ट विद HbF4. यहां पर HCl बाहर आएगा. HbF4 हमने पहले भी यूज किया था फॉर रिप्लेसमेंट विथ फ्लोरीन, एंड रिप्लेसमेंट विथ फ्लोरीन के टाइम पे ही मैंने कहा था HbF4 इज कॉल्ड फ्लोरोबोरिक एसिड. सो वंस अगेन you are making that R(N2Cl) react with fluoroboric acid. HCl बाहर आएगा, and the first thing that forms is R(N2 plus), and H plus निकलेगा तो BF4 minus बचेगा. You make this react with NaNO2 and copper. NaNO2 and copper के साथ अगर हीटिंग करेंगे तो एक तो N2 बाहर आएगा, फिर ये जो BF4 minus है it will get combined with Na. दैट फॉर्म्स NaBF4, एंड जो NO2 है वो R के ऊपर अटैच हो जाएगा. सो यू गेट RNO2. दैट इज द मेन कंपाउंड, एंड ये तुम्हारा सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस हो गया एज द कंडीशन ऑफ रिप्लेसमेंट बाय द NO2 ग्रुप. सो यू बिगिन विद R(N2Cl), यू मेक इट रिएक्ट विद फ्लोरोबोरिक एसिड. सो H और Cl बाहर आया, यू गेट दिस एडिशन प्रोडक्ट. इसका अगर हीटिंग करेंगे विद NaNO2 एंड कॉपर तो ओके कॉपर का यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बना नहीं है, बट यू स्टिल यूज कॉपर ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस. इट्स जस्ट NaNO2 रिएक्टिंग विथ दिस स्पीशीज. सो यहाँ पर Na इट विल टेक अवे BF4 माइनस, इट फॉर्म्स NaBF4, एंड N2 जो है वो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर आएगा, एंड NO2 is going to get attached with R, and that forms RNO2. And yeah, like I said, ये पूरा रिएक्शन था as the condition of replacement by the NO2 group. Take the next one. Now these are two reactions similar to one another. These reactions come under the azodie formation reactions. So you take benzene diazonium chloride. Specifically, I am taking benzene only. So benzene diazonium chloride, when you make it react with phenol in alkaline conditions, तो ये जो Cl minus है, ये फिनॉल में पैरा हाइड्रोजन जो रहेगा, पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को लेके Cl माइनस बाहर आएगा. सो यू कैन राइट माइनस HCl, एंड जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसमें ये बेंजीन रिंग इट कनेक्ट्स विद नाइट्रोजन. ये वाला नाइट्रोजन N2 है, सो देयर विल बी N डबल बॉन्ड N, एंड Cl माइनस अगर पैरा हाइड्रोजन को लेके बाहर आया तो नाइट्रोजन कनेक्ट हो जाएगा इस बेंजीन के पैरा पोजीशन पे. सो पैरा पोजीशन पे N का कनेक्शन आया. You have a benzene ring here, and यहां पर OH आएगा.
This compound is called para-hydroxyazobenzene. Para-hydroxyazobenzene. इसका कलर ऑरेंज रहेगा and it is used as an orange dye. So when you make benzene diazonium chloride react with phenol, HNCl, H यहाँ para position से बाहर आएगा, so HCl liberate हुआ and you get the formation of this particular compound. इसका नाम रहेगा para-hydroxyazobenzene and like I said it is used as an orange dye. Similar dye formation होगा अगर benzene diazonium chloride इसका रिएक्शन करवाएंगे with aniline in the presence of an acidic medium. Cl minus will come out with the hydrogen at the para position. So ये HCl form करके बाहर आया. So यहाँ पर benzene ring followed by N2 group. So the final product will look like this: benzene ring followed by N, double bond N, और ये नाइट्रोजन कनेक्ट हो जाएगा at the para position of benzene. So para position पे अगर कनेक्शन आया तो यहां पर NH2 का ग्रुप आएगा and that's the final structure of that's the structure of the final product. इसका नाम रहेगा para amino azobenzene. ये भी एक डाई की तरह यूज कर सकते हैं. इसका कलर येलो रहेगा. So there are two reactions for dye formation. एक रिएक्शन यहां पर पड़ा of benzene diazonium chloride with phenol. It gives the formation of an orange dye called para-hydroxyazobenzene. ये उसका स्ट्रक्चर होगा. एंड सिमिलरली अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इसका एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाया तो HCl, H यहां पैरा पोजीशन से बाहर आएगा. यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ अ येलो डाई कॉल्ड पैरा अमीनो एजोबेंजीन एंड ये उसका फाइनल स्ट्रक्चर होगा. सो दिस इज इट विथ ऑल द रिएक्शंस ऑफ RNH2 विथ NaNO2 HCl. मतलब ये जो RN2Cl है उसके ये जो 9 डिफरेंट रिएक्शंस थे ये अच्छे से पढ़ के रखना. And that's it with all reactions in this particular set. Take the next reaction, that is reaction with benzene sulfonyl chloride. Benzene sulfonyl chloride is also called Hinsberg's reagent and structure ऐसा रहता है. There is a benzene ring followed by S double bond O and Cl. So this is benzene sulfonyl chloride and that benzene sulfonyl chloride like I said is called Hinsberg's reagent. अगर इसका प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्लोरीन इस H को लेके बाहर आएगा. सो माइनस HCl, यू हैव द बेंजीन रिंग दैट कनेक्ट्स विद S डबल बॉन्ड O. क्लोरीन बाहर आया था हाइड्रोजन को लेकर तो सल्फर कनेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ. सो N एक H बाहर आया तो एक H बाकी रहेगा. NH विल बी बॉन्डेड विद R. ये जो हाइड्रोजन है दैट हाइड्रोजन इज द एसिडिक हाइड्रोजन. ये एसिडिक हाइड्रोजन है मतलब ये बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ H+. मतलब अगर इस कंपाउंड को एल्कली के साथ रिएक्ट करवाता है तो ये एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा एंड पुटिंग इट इन सम अदर वर्ड्स, मतलब एक अलग तरीके से कहे तो ये जो कंपाउंड है ये एल्कली में सोल्यूबल रहेगा बिकॉज ये कंपाउंड एसिडिक हाइड्रोजन लिबरेट करता है. सो दिस कंपाउंड यू गेट इज एल्कली सोल्यूबल. This is how primary amines are going to react with Hinsberg's reagent. अगर secondary amine का reaction देखोगे benzene ring in short हम PH करके लिख सकते हैं. S double bond O Cl plus if you take a secondary amine so R NH R dash is the secondary amine. ये हाइड्रोजन बाहर आएगा with the chlorine here so minus HCl and जो बचा that is PH. S double bond O we can write it as simply SO2. फॉलोड बाय ये सल्फर कनेक्ट होगा यहाँ नाइट्रोजन के साथ. H बाहर आ चुका है सो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पे प्रेजेंट रहेंगे R एंड R डैश के ग्रुप्स. एक लोन पेयर भी आएगा बट नाउ ऑन दिस नाइट्रोजन देयर इज नो हाइड्रोजन. अगर इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा बट ये प्रोडक्ट एल्कली में सोल्यूबल नहीं रहेगा. सो दिस इज एन एल्कली इनसोल्यूबल प्रोडक्ट. एंड अगर टर्शियरी अमाइंस देखेंगे टर्शियरी अमाइंस इज R N R dash R double dash and a lone pair on nitrogen.
ये रिएक्ट नहीं करेगा विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है. सो अ टर्शियरी अमाइन डज नॉट रिएक्ट with Hinsberg's reagent. So ये तुम्हारे अलग अलग रिएक्शंस थे ऑफ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन विथ हिंसबर्ग्स रिएजेंट. आई विल रिपीट दैट अगेन. अगर हिंसबर्ग्स रिएजेंट प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक प्रेसिपिटेट आएगा एंड दैट प्रेसिपिटेट विल बी सोल्यूबल इन अल्कली बिकॉज इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर N के ऊपर एक हाइड्रोजन बाकी रहेगा and that hydrogen is an acidic hydrogen. It can come out as H plus, and because it can come out as H plus, ये जो product बना of benzene sulfonyl chloride with primary amine, ये वाला product alkali में soluble रहेगा. A secondary amine will undergo reaction with benzene sulfonyl chloride. It forms a product, but ये product तुम्हारा alkali में insoluble रहेगा. whereas tertiary amines में नाइट्रोजन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए tertiary amines हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ कोई भी रिएक्शन अंडरगो नहीं करेंगे. सो या दैट वाज द सिक्स्थ रिएक्शन. बढ़ते आगे विथ द सेवेंथ रिएक्शन. रिएक्शन बिटवीन एनालीन एंड ब्रोमीन वाटर. नाउ ब्रोमीन वाटर इज quite a reactive reagent. So if you take aniline and make it react with 3Br2 in the presence of water, इस रिएजेंट को ही कहते हैं ब्रोमीन वाटर. तो ब्रोमीन ऑर्थो और पैरा हर जगह पे H को रिप्लेस करेगा. व्हाट यू गेट इज NH2 हियर, अ ब्रोमीन हियर, अ ब्रोमीन हियर एंड अ ब्रोमीन हियर. एंड इन तीनों जगह से जो हाइड्रोजन बाहर आएगा वो एक एक ब्रोमीन को ले लेगा एंड इट विल फॉर्म द बाई प्रोडक्ट 3HBr. सो ऑल इन ऑल व्हेन यू मेक एनिलीन react with bromine water, it forms 2,4,6 tribromoaniline and HBr तुम्हारा बाहर आएगा as the byproduct. Like I said, bromine water काफी रिएक्टिव रहेगा एंड इस वजह से तुम्हारे दोनों ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे ब्रोमीन का सब्सटीट्यूशन आ जाएगा. इसी रिएक्शन में अगर हम NH2 ग्रुप का कैपिंग करवा दें, NH2 ग्रुप का अगर कैपिंग करवाना रहेगा तो एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं. सो फॉर एग्जांपल यू टेक एनिलीन एंड इसे रिएक्ट करवा देंगे विद CH3 CO ट्वाइस O. तो ये NH2 में से H को ले लेगा. अगर पूरा स्ट्रक्चर देखोगे इसका तो ये रहेगा कुछ ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड CH3. सो यहां से H ले लेंगे. दैट H हैज टू अप्रोच दिस ऑक्सीजन एंड देन दिस पार्ट ये फॉर्म करेगा CH3COOH. सो माइनस हम करेंगे CH3COOH which is the byproduct that gets formed. एंड ये जो मेन कंपाउंड है, this compound will become NH और N कनेक्ट हो जाएगा इस वाले पार्ट के साथ, दैट इज C डबल बॉन्ड O CH3. ऐसा करने से हमने NH2 ग्रुप का कैपिंग कर दिया और कैपिंग करने से ऐसा होगा कि ऑर्थो पोजिशंस इनके ऊपर अभी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा. स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउडिंग. सो ऑर्थो पोजिशंस पे इस बड़े ग्रुप की वजह से क्राउडिंग बढ़ जाएगा. और अभी अगर ब्रोमीन के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, सो इफ दिस इज मेड टू रिएक्ट विद ब्रोमीन, तो ब्रोमीन आएगा ओनली एट द पैरा पोजिशन. सो यू गेट दिस कंपाउंड. लाइक आई सेड, ब्रोमीन विल कम ओनली एट द पैरा पोजिशन और ऊपर का जो ग्रुप है NH C डबल बॉन्ड O CH3 ये एज इट इज रहेगा. नाउ दैट यू हैव ऑलरेडी गॉट ब्रोमीन एट द पैरा पोजिशन, यू कैन मेक दिस कंपाउंड अंडरगो हाइड्रोलिसिस. इसका अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये ग्रुप यहां पे जो कैपिंग किया था वो कैपिंग रिमूव हो जाएगा एंड यू विल गेट बैक द NH2 दैट वाज अर्लियर देयर. सो NH2 यहां पर Br और ये जब कैपिंग बाहर आएगा तो देखो H2O का H यहां पर गया, सो ये NH2 बना और जो OH रहेगा वो इसको मिलेगा. सो दैट विल फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH. सो प्लस द अदर बाय प्रोडक्ट इज CH3 COOH
एंड इसका जो IUPAC नेम रहेगा दैट विल बी 4 ब्रोमो एनिलीन। तो अगर हमें इस तरीके से तीनों जगह पे ब्रोमीन का ग्रुप नहीं चाहिए तो NH2 ग्रुप का हम कैपिंग करवा सकते हैं विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एंड कैपिंग करवा के जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तभी ब्रोमीन सिर्फ पैरा पोजिशन पे ही आएगा, बिकॉज ऑर्थो पोजिशंस पे स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउडिंग काफी ज्यादा है, तो ऑर्थो पोजिशंस को अप्रोच करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड दैट इज द ओनली रीजन ब्रोमीन कम्स ओनली एट द पैरा पोजिशन। इस कंपाउंड का अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो कैपिंग था वो रिमूव हो जाएगा, यू अगेन गेट बैक द NH2 ग्रुप एंड ये वाला पार्ट बाई प्रोडक्ट बनाएगा एसिटिक एसिड। जस्ट 2 मोर कंडीशंस इन द सेम रिएक्शन। ब्रोमीन का एडिशन हम करते हैं एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में। सो या ब्रोमीन इज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड एंड यहाँ पर एसिडिक के बदले अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया रहेगा तब भी चलेगा। टेक द नेक्स्ट रिएक्शन। एनिलीन का अगर नाइट्रेशन करना रहेगा तो नाइट्रेशन मतलब वी यूज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ऑल थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही रिएक्शन था। फॉर नाइट्रेशन वी यूज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। H2SO4 एंड HNO3 रिएक्ट करते हैं। HNO3 में से NO2 का इलेक्ट्रोफाइल बनता है, सो NO2 प्लस बनेगा। इसमें से अगर NO2 प्लस निकाल दोगे तो OH माइनस बचेगा। OH माइनस विल टेक अवे हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, सो यू विल गेट H2O प्लस। यहां से अगर एक H प्लस ले लिया तो HSO4 माइनस बचेगा। So this mixture generates the NO2 plus electrophile and that NO2 plus electrophile has to attack the ortho और para positions। ऐसा है कि NH2 में N पे एक लोन पेयर है and that lone pair is given to benzene during resonance। Any group that donates lone pair is an ortho para directing group। तो जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल रहेगा वो ऑर्थो एंड पैरा पे सब्सटीट्यूट होना प्रेफर करेगा। ऑर्थो हमेशा माइनर प्रोडक्ट रहता है बिकॉज ऑर्थो पोजीशन पे क्राउडिंग ज्यादा है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है एंड पैरा इज ऑलवेज द मेजर प्रोडक्ट। ये वाला रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट सिर्फ 2% क्वांटिटी में ही बनेगा, whereas पैरा प्रोडक्ट तो चलो मेजर प्रोडक्ट है, इट इज फॉर्म्ड इन 51% क्वांटिटी बट a significant proportion of the meta product is obtained। 47% मेटा प्रोडक्ट बन चुका है इसमें। इसका रीजन ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3 के कंडीशन में ये मीडियम एसिडिक हो चुका है। एसिडिक मीडियम में NH2 ये लोन पेयर डोनेट किया जाएगा टू H प्लस, मतलब H प्लस आके ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा एंड अगर H प्लस इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो इससे एनिलीनियम आयन बनेगा। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इन एसिडिक मीडियम एनिलीनियम आयन फॉर्म होगा। एनिलीनियम आयन का स्ट्रक्चर होता है PH, PH मतलब ये बेंजीन रिंग एंड उसके ऊपर आएगा NH3 प्लस। अब बेंजीन के ऊपर जब NH3 प्लस आएगा तो ये NH3 प्लस एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप रहता है एंड बिकॉज दिस इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप यू गेट अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द मेटा प्रोडक्ट ऑल्सो। तो ये एक लॉजिक, ये एक फैक्ट याद रखना दैट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन में जब एनिलीन को नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तभी पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। the percentage formed is 51%। a significant amount of the meta product is obtained and ortho product सिर्फ 2% क्वांटिटी में ही बनेगा। एंड रीजन भी जो कहा वो याद रखना दैट इन एसिडिक मीडियम एनिलीन फॉर्म्स द एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन एक मेटा एनिलीनियम आयन में जो NH3 प्लस है दैट NH3 प्लस इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जो इनकमिंग NO2 प्लस रहेगा वो मेटा पोजीशन पे भी आएगा एंड दैट इज द मेन रीजन फॉर मेटा प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म्ड इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज। परसेंटेजेस याद रखना एंड ओवरऑल रिमेंबर द एंटायर डिस्कशन वी हैड। एंड बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट रिएक्शन, नाइट्रेशन विद कैपिंग। इस रिएक्शन का प्रॉब्लम यही था कि तीनों प्रोडक्ट्स बन रहे थे। अगर हमें स्पेसिफिकली पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो जैसे पिछले रिएक्शन में हमने कैपिंग करके सिर्फ पैरा प्रोडक्ट बनाया था, वैसे यहाँ पर भी इस नाइट्रेशन वाले रिएक्शन में भी हम कैपिंग करके सिर्फ पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। सो यू टेक एनिलीन अगेन, NH2 विद द बेंजीन रिंग। सबसे पहले कैपिंग करेंगे बाय मेकिंग इट रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। यहां से H आएगा इस O के साथ एंड देन CH3 COOH दैट विल कम आउट एज द बाई प्रोडक्ट। सो यहां पर आएगा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ये नाइट्रोजन और एक H निकल चुका था तो NH यहां पे आएगा दैट विल बॉन्ड विद, ये पूरा पार्ट जा चुका था एज CH3COOH
एंड ये पूरा पार्ट, इसमें कार्बन के ऊपर एक कार्बन का एक बॉन्ड अनसेटिस्फाइड रहेगा, तो दैट कार्बन इज गोइंग टू बॉन्ड विद द नाइट्रोजन हियर। तो ये आएगा कार्बन, उसका डबल बॉन्ड O एंड फॉलोड बाय मिथाइल ग्रुप। So now once the capping has been done, you can make it react with the nitrating mixture, that is concentrated HNO3 and concentrated H2SO4। इससे तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा पैरा पोजीशन पे, और ऊपर यहां पे रहेगा NH, C डबल बॉन्ड O CH3, एंड इसका एसिड या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं। एंड इसका जब एसिड के अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवा लेंगे तो ये कैपिंग का जो ग्रुप है ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा टू द NH2 ग्रुप। सो वी हैव बेंजीन, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो, यहां पर NH2 आ जाएगा। NH2 इसलिए क्योंकि H2O को अगर ब्रेक किया तो H और OH आएगा, H विल बी एक्सेप्टेड बाय NH पार्ट, एंड NH जब H को एक्सेप्ट करेगा तब NH2 बनेगा, प्लस जो OH का पार्ट रहेगा दैट विल गो विद दिस, सो ये बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड O OH। So that forms acetic acid, and you get your para-nitroaniline as the major product, para-nitroaniline or 4-nitroaniline, and yeah, that is how with the help of capping you are able to get specifically para as the only product। इस sequence of reactions में इसका एक नाम आएगा वो याद रख लेना, this name is acetanilide। जब भी बेंजीन के ऊपर NH C डबल बॉन्ड हो CH3 का ग्रुप आएगा तो ये स्ट्रक्चर का जो नाम है दैट इज एसिटानिलाइड, ऊपर भी इसका नाम लिख लेना। सो इवन इन दिस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस जब हमने 4 ब्रोमो एनिलीन बनाया था इसका नाम आएगा एसिड एनिलाइड। सो या रिमेंबर दैट नेम, एंड वी कैन कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट रिएक्शन, सल्फोनेशन। अगर एनिलीन लेंगे, मेक इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2SO4 करेंगे। सो H2SO4 में से H प्लस लेके NH2 को डोनेट करेंगे। सो वी हैव द बेंजीन रिंग, H प्लस यहां से निकल के NH2 के पास गया, सो दैट फॉर्म्स NH3, H प्लस N का लोन पर एक्सेप्ट करेगा, सो N के ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा, एंड H प्लस अगर यहां से निकला तो यहां पर बचेगा HSO4 माइनस, दैट HSO4 माइनस will be surrounding this NH3 plus only। इसका अगर हीटिंग करेंगे at 453 to 473 केल्विन तो वाटर का एलिमिनेशन होगा। when you eliminate water एक H तुम्हें यहां से निकालना पड़ेगा। so on benzene एक यहां पर NH3 में से अगर एक H निकल गया तो यहां पर NH2 आएगा, एंड एक H तुम्हें यहां से निकालना पड़ेगा। so एक H निकलेगा फ्रॉम द पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन, एंड यहां से एक ऑक्सीजन निकालेंगे। सो O यहां से निकला, एक H यहां से बाहर आएगा, एक H यहां से बाहर आएगा, सो वाटर का एलिमिनेशन होगा एट दिस टेम्परेचर, मतलब इसको अगर हीट करेंगे इस टेम्परेचर पे तो इस मॉलिक्यूल में से वाटर बाहर आएगा, H फ्रॉम योर, O फ्रॉम योर एंड हाइड्रोजन फ्रॉम योर। यहां से अगर O निकाला तो SO3H बचेगा, एंड दैट SO3H विल टेक द पोजिशन ऑफ दिस हाइड्रोजन। सो यहां पर आएगा SO3H। Now this molecule is called sulfanilic acid, and sulfanilic acid में ये वाला जो पार्ट है वो एसिडिक पार्ट है और ये वाला बेसिक पार्ट है। यहां से H प्लस वापस बाहर आएगा एंड इट कैन अप्रोच दिस NH2, सो ऊपर वापस NH3 प्लस बनेगा, एंड एट द पैरा पोजिशन मतलब यहां पर जब H प्लस बाहर आएगा तो यहां पर बचेगा SO3 माइनस। You have a positive and a negative charge on the same molecule। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेम मॉलिक्यूल पे आएगा तो उसे ज्विटर आयन कहते हैं। सो दैट ऑल एंड ऑल इज द रिएक्शन ऑफ एनिलीन एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म अ कंपाउंड ऑफ दिस सॉर्ट, जिसका अगर हीटिंग किया तो सल्फेनिलिक एसिड मिलेगा, एंड सल्फेनिलिक एसिड हैज द एबिलिटी of existing in the form of a Zwitter ion, means plus and minus charge on the same molecule at different sites. So yeah, that was about the sulfonation of aniline,
and take one last reaction, the Friedel-Crafts reaction. अगर aniline का Friedel-Crafts reaction try करवाते हैं, this is aniline. Friedel-Crafts reaction मतलब alkyl chloride ले सकते हैं. You can even take an acyl chloride, but let's take alkyl chloride for now. अगर anhydrous AlCl3 ले लेंगे. Anhydrous AlCl3 is always used whenever we want to carry out the Friedel-Crafts reaction. इसका काम था कि AlCl3 का काम था कि वो Cl- को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड Cl- को एब्जॉर्ब करके R+ का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा. With aniline the Friedel-Crafts reaction is not going to happen. ऐसा इसलिए because AlCl3 का जो काम था, like I said, it will take away the Cl-. Actually AlCl3 does not take away the Cl-. In fact नाइट्रोजन के ऊपर ही एक लोन पेयर है. That lone pair will be taken by aluminium, and instead of taking Cl-, AlCl3 forms a compound with aniline only. So aniline के साथ compound जो form होगा, it happens to be this. It is aniline. यहाँ पर आएगा NH2 and this itself bonds with AlCl3. अगर AlCl3 इसी को बॉन्ड हो जाएगा तो यहाँ पर R+ का कोई जनरेशन आएगा नहीं. If R+ is not generated तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा. एंड ऑल इन ऑल कहने का मतलब है that Friedel-Crafts reaction does not happen with aniline. So because aniline is going to form a compound with AlCl3, that is the reason we say that aniline does not undergo the Friedel-Crafts reaction. ये सेम कमेंट हमने बेंजोइक एसिड के लिए भी किया था. सो इवन बेंजोइक एसिड, just like aniline, benzoic acid also is not going to undergo the Friedel-Crafts reaction because benzoic acid में जो ऑक्सीजन रहेगा वो AlCl3 के साथ बॉन्ड हो जाएगा और अपना एक कंपाउंड बना देगा. एंड देन AlCl3 will not have the ability of taking Cl- from RCl or RCOCl if you are carrying out acylation. So basically aniline and benzoic acid ये दोनों compounds Friedel-Crafts reaction undergo नहीं करते. With that we are done with discussing all reactions of amines, and with that I am done with discussing everything I wanted to discuss in this video. I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.